आज की इस वीडियो में हम आपको कंपनी लॉ के बारे में इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए अहम हो सकती हैं। हम आपको कंपनी लॉ की डेफिनेशन से लेकर केएसए की लॉ के अंडर इसकी फॉर्मेशन का पूरा तरीकाकार शेयर करेंगे। हम कैपिटल मार्केट अथॉरिटी, सीएमए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीएमए चेयरमैन बोर्ड के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कंपनी के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और अपने कैपिटल के हिसाब से आप कौन सी कंपनी खोल सकते हैं। तो इस लॉ को तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। एज अ कंपनी लॉज को मेंशन किया गया, फिर कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी की इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एंटरप्राइज या एंटरप्राइज के प्रॉफिट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और पैसे दोनों या पैसे और कम दोनों में जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं काम उसमें ना ये होगा कि अब एक कंपनी ये कह लें कि एक कंपनी ऐसी होती है जिसमें ना दो पार्टिसिपेंट्स या दो लोग ये होते हैं वो एज अ मतलब वहाँ पे काम करके भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने पैसे भी इन्वॉल्व करके उस तरह भी हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये होता है कि इसमें जितने भी लॉस या प्रॉफिट होता है ना उसको इक्वली शेयर करते हैं। पहले हम जनरल कंपनी के लॉज को हम डिस्कस करेंगे, जितने भी जनरल प्रोविजन है एक कंपनी एज अ होल, जितनी भी कंपनीज है। उसके बाद फिर हम उनकी कैटेगरीज को हम पहले उसके जितने भी कैटेगरी वाइज लॉज हैं उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि कंपनी जो है ना वो जो जितनी भी हम कोई भी एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो उसको चाहिए कि वो ना एक हर कंपनी के जो फॉर्म्स है उनमें से कोई एक कंपनी चूज कर ले, या तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना ले या लिमिटेड पार्टनरशिप हो जाए या पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इन 5 टाइप्स में से कोई भी एक जो टाइप होगी ना उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कंपनी को फॉर्म कर ले। उसके बाद ये कि और जो भी कंपनी इसमें से कोई भी वो नहीं करती कि वो अपनी कंपनी इन 5 टाइप्स में से चूज नहीं करती तो वो एज अ नल या वॉइड कंसिडर की जाएगी। और जो लोग भी इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे तो पर्सन जो भी होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको ऑब्लिगेशन होगी कि वो ये कंपनी को उस तरह फॉलो करे, इसी रूल को फॉलो करे। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो कंपनी इस्लामिक प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली होंगी ये लॉ उन पर अप्लाई नहीं हो सकता, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 5 कंपनीज की ही मतलब जो मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई उनमें से वो कोई एक बन ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पार्टनरशिप के अलावा कोई भी कंपनी इस लॉ के अकॉर्डिंगली सऊदी कंपनी को कंसिडर की जा सकती है। और मतलब ये कि कोई एक कंपनी है वो वहाँ पे पार्टनरशिप के अलावा वो सऊदी कंपनी की ही कंसिडर की जाएगी, चाहे उसका हेड ऑफिस किसी और उसमें हो और किंगडम में ना होना, उसका हेड ऑफिस किंगडम में होना चाहिए। और सऊदी कंपनी होने के बाद ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राइट सिर्फ सऊदी सिटीजन को ही क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन कैश या काम के फॉर्म में होगी, ना कि रेपुटेशन या इन्फ्लुएंस के फॉर्म में हो। और कैश या किसी भी फॉर्म की कंट्रीब्यूशन या कंपनी की कैपिटल की फॉर्म में है तो ये कैपिटल लॉ के अकॉर्डिंगली हो और कंडीशंस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली सेट हो। फिर ये कि अगर पार्टनर की कंट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ ओनरशिप के फॉर्म में है तो लॉस की सूरत में वो अपने शेयर्स का लायबल होगा और अपने शेयर्स को क्लेम कर सकता है और रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ बेनिफिट की फॉर्म में तो लीज कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई किया जाएगा। और अगर पार्टनर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ काम के फॉर्म में है तो वो भी सिर्फ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो वो अपने काम कंटिन्यू रख सकता है और उस काम की जो भी अर्निंग्स होगी वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी और उस काम से पार्टनर अपना फायदा नहीं उठा सकता। और वो पेटेंट राइट्स भी सबमिट करवा सकते हैं और उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है कि अगर पार्टनर कोई भी इक्विटी डिलीवर ना कर सकता है, नहीं कर सका ड्यू डेट से पहले और ऐसा हो गया कि डिले हो गया तो वो कंपनी को डैमेज जितना भी हुआ होगा डिले की वजह से तो वो उसका भी लॉस जितना भी हुआ है वो पे करेगा। फिर ये कि कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर्स के शेयर से कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल क्रेडिट्स जो भी पार्टनर लेता है अगर तो वो दूसरे पार्टनर्स के शेयर पे अफेक्ट नहीं कर सकेगा। और पार्टनर कंपनी की टर्मिनेशन के बाद जिस पार्टनर ने अपने पर्सनल क्रेडिट्स लिए होंगे वो कंपनी को वापस करने होंगे उसको।
फिर ये कि सारे पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, और अगर एक पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करता तो ये कंडीशन नल रहेंगी, और वो पार्टनर जो सिर्फ काम में शेयर कर रहा है वो लॉस शेयर नहीं कर सकता। फिर ये कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर जो भी होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फिक्स प्रॉफिट्स हो जो कि एक्चुअल हो नहीं और वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन केस अगर हो गए, तो वो भी हर पार्टनर को वापस करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्टनर का शेयर प्रॉफिट और लॉस दोनों में उसके कैपिटल के अकॉर्डिंगली होगा। जो भी वो कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, उतना ही उसको शेयर भी उतना ही उसके प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा उसको, और लॉस भी उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट ये कि पार्टनर्स के कंपनी के पार्टनर्स को, डायरेक्टर को और सारे बोर्ड मेंबर्स को चाहिए कि वो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सारे अमेंडमेंट्स में मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पब्लिश करे। कोई भी कंपनी को डैमेजेस अगर होते हैं वो सब सारे पार्टनर डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इक्वली फेस करने होंगे। पार्टनरशिप के अलावा कंपनी को एक लीगल पर्सनैलिटी एक्वायर करनी होगी, चाहे कमर्शियल रजिस्टर पे या रजिस्ट्रेशन के बाद करें, वो सब कुछ करना होगा उनको। फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे कंपनी के नाम, उसमें कंपनी का नाम, टाइप और हेड ऑफिस और कमर्शियल रजिस्टर सब कुछ मौजूद होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। फिर पार्टनर की वर्ड बाकी पार्टनर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली साइन किया जाएगा। पार्टनर की लिमिटेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ही होगी। अनलिमिटेड हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है फर्स्ट कैटेगरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स कंपनी के एसेट्स, डेब्ट्स और लायबिलिटीज में इक्वली शेयर करते हैं। और अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी का जो नाम होगा ना, वो सब पार्टनर्स के नाम पे कंप्राइज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कोई पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ज्वाइन करता है अगर, तो वो कंपनी के पास्ट और फ्यूचर डेब्ट सब्स में ज्वाइंटली लायबल होगा। कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर्स को चाहिए कि वो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफाई करने के 30 डेज के अंदर अंदर लॉ के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल की पब्लिकेशन रिक्वेस्ट कर दें और अपनी कंपनी कमर्शियल रजिस्टर में रजिस्टर करवाएं। नेक्स्ट है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल सारे पार्टनर से साइंड होगा और उसमें कंपनी का नाम, पर्पस, हेड ऑफिस और ब्रांचेस सब आएंगी। पार्टनर्स के नाम, उसकी जहाँ पे उनकी रेसिडेंसी है, उनके ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटीज, डेट ऑफ बर्थ, सब ये भी इंक्लूड होगा। कंपनी के कैपिटल, डिटेल ऑफ सारे पार्टनर की जो इक्विटी है उसकी सबकी डिटेल्स और उनकी ड्यू डेट भी आ जाएगी। और कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम, और अगर कोई ऑथराइज्ड है तो उस उनके साइन के अकॉर्डिंगली कंपनी के, तो वो उनके नाम और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डेट और उनकी टर्म्स, और जो हमारे कंपनी का कमेंसमेंट के जो बिल्कुल लास्ट होती है हमारी फाइनेंशियल, कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उनकी पूरी डिटेल्स वो भी हमें चाहिए होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक पार्टनर बाकी पार्टनर के कॉन्सेप्ट के बगैर अपने अकाउंट में या थर्ड पार्टी के अकाउंट में एंगेज नहीं हो सकता। पार्टनर अपने या एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट अपने, मतलब पार्टनर जो है अपनी कंपनी में, जब भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको चाहिए कि एक या एक से दो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट करें, ताकि उनकी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। पार्टनर की रेजोल्यूशन जो होगी वो मेजॉरिटी के वोट के पे पास किया जाएगा। अगर पार्टनर एक साथ कंपनी मैनेज नहीं कर सकता तो हर पार्टनर सोलरी कंपनी को मैनेज करेगा। डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करेगा, कंपनी को पर्पस के अकॉर्डिंगली और बोर्ड के आगे रिप्रेजेंट भी करेगा, और वो तब तक ही कर सकता है जब तक उसको जो इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल में उसकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए। फिर कंपनी के पर्पस को हट के डायरेक्टर को और कोई काम नहीं कर सकता है। बात ये कि डायरेक्टर अपने बेनिफिट्स के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं कंक्लूड कर सकता, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर पार्टनर्स की परमिशन हो, कि एक कोई केस आ जाता है कि उसमें पार्टनर सारे मुत्तफिक होकर वो कर सकता है, तो हाँ उस सूरत में वो कर सकता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता। कंपनी पार्टनर और थर्ड पार्टी से जितने भी डैमेजेस होंगे उनके लिए डायरेक्टर जो होगा वो लायबल होगा। अगर डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर है कंपनी में तो वो रिमूव
नहीं किया जा सकता और बगैर किसी रीज़न के वो रिज़ाइन भी नहीं दे सकता। पार्टनर कंपनी को उसके साथ पीरियड से उसके सेट पीरियड से पहले नहीं छोड़ सकता और हर पार्टनर को प्रॉफिट लॉस सब कंपनी के ईयर के एंड पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उस पर डिपेंड किया जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पार्टनर की डेथ में या डेथ की सूरत में या बैंक करप्सी की पे डिपेंड कंपनी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में यह है कि लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो दो टाइप्स के पार्टनर्स पे से बनती है। एक ये कि एक पार्टनर वो होता है जो कंपनी की डेब्ट और लायबिलिटीज में अपने एसेट्स के साथ जॉइंटली लायबल होता है और दूसरा पार्टनर वो जिसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं शेयर्स में, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि लिमिटेड पार्टनर्स का नाम जो होता है वो जनरल पार्टनर्स के नाम पे बनाया जाता है और लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस में लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते और लिमिटेड पार्टनर्स अपने शेयर्स किसी को भी दे सकते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या बैंक के आपसी की वजह से की वजह से ये पार्टनरशिप खत्म नहीं हो सकती। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये है कि पार्टनरशिप एक ऐसी कंपनी है जो कि लीगली डिस्क्लोज नहीं होती थर्ड पार्टीज को और लीगल पर्सनैलिटी भी नहीं होती इसकी और ये कमर्शियल रजिस्टर में भी रजिस्टर नहीं होती। पार्टनरशिप प्रूफ पे इस्टेब्लिश की जाती है। पार्टनरशिप कंपनी जो है जो प्रूफ पे इस्टेब्लिश की जाती है और इस कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप का पर्पस जो होता है उसमें पार्टनर्स के राइट्स ऑब्लिगेशंस मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस सब मेंशन किए जाते हैं। दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के बगैर कोई भी एडिशनल पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। पार्टनरशिप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती। थर्ड पार्टी सिर्फ उस पार्टी की हेल्प कर सके जिससे वो डील कर रही होगी। पार्टनर अपने शेयर्स के खुद ओनर होंगे और पार्टनरशिप पार्टनर्स की डेथ के बाद या उनकी बैंक करप्सी के बाद खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल होता है वो इक्वली वैल्यू में डिवाइड होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी सोली लायबल होनी चाहिए सारे डेब्ट्स और लायबिलिटीज के जो भी सारी कंपनी की एक्टिविटीज से राइज की जाती हैं। कंपनी का नाम से पर्पस को इंडिकेट करता है और कंपनी का कैपिटल इनफ होना चाहिए कि उसकी के पर्पसेस को आराम से अचीव किया जा सके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि जिन कंपनीज के कैपिटल 5 मिलियन रियाल से कम नहीं होते वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे काम करती हैं। लाइसेंस मिनिस्ट्री के डिसीजन पे इशू किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनकॉर्पोरेशन असेंबली जो करे कि कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब हो, कंपनी को एसोसिएशन आर्टिकल की फाइनल वर्जन भी अप्रूव्ड हो और 5 साल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स अपॉइंट हो जाए। फिर ये कि मिनिस्ट्री कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए डिसीजन अनाउंस करे और जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मैनेज हो। फिर ये कि अगर चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रिजाइन देते हैं तो वो एक कमेटी बना के जाएंगे और अगर किसी मेंबर की जगह खाली होती है जैसे वेकेंट हो जाती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेम्परेरी वैकेंसी भी फिल करेंगे। बोर्ड मेंबर्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की ट्रांजैक्शंस में या कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। बोर्ड मेंबर किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकते जो कंपनी के कंपटीटर्स हो और बोर्ड मेंबर्स कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी उनको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। फुल ट्रांसपेरेंसी होगी यहाँ पे। फिर हमारे पास आ जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास फुल पावर होगी कंपनी को मैनेज करने की और कंपनी के एसोसिएशन आर्टिकल्स में बोर्ड मेंबर्स की रेम्यूनरेशन का तरीका स्पेसिफाइड होगा। रेम्यूनरेशन में डायरेक्टर्स की या बोर्ड मेंबर्स के को कंपोजिट किया जाता है या तो फीस के थ्रू या सैलरी या फिर भी जो भी दूसरे बेनिफिट्स होते हैं उनके थ्रू। फिर कि कंपनी बोर्ड के सारे एक्ट्स पे बाउंड होगी। हर शेयर होल्डर के पास राइट्स होगा अगर कोई बोर्ड मेंबर उसको कोई भी नुकसान पहुंचाता है किसी एक्ट के थ्रू तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। बोर्ड का चेयरमैन कंपनी को कोर्ट के सामने थर्ड पार्टीज के सामने रिप्रेजेंट करेगा और चेयरमैन साल में 2 दफा बोर्ड के साथ मीटिंग करेगा।
और बोर्ड अर्जेंट मैटर्स पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं सर्कुलेशन के थ्रू। सर्कुलेशन एक ऐसा मेथड है जो कि रेजोल्यूशन को पास करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये कि शेयर होल्डर जनरल असेंबली की मीटिंग चेयरमैन हेड करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली जो भी है कंपनी के एसोसिएशन आर्टिकल में माइनर चेंजेस कर सकती है। जनरल असेंबली मीटिंग की कॉल रीजन के न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएगी, ताकि जो भी शेयर होल्डर अगर मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो वो अपना नाम कंपनी के हेड ऑफिस में रजिस्टर करवाएं। और ऑर्डिनरी जनरल असेंबली मीटिंग उस सूरत में वैलिड होगी जब उसमें एक ऐसा शेयर होल्डर मौजूद हो जिसके पास कंपनी के 25% शेयर्स हो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली में असेंबली तब वैलिड होगी जब उसमें ऐसा शेयर होल्डर हो जिसके पास 50% कंपनी के शेयर्स हो। फिर कंपनी के एसोसिएशन आर्टिकल में शेयर होल्डर असेंबलीज के वोट का तरीका भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, और हर शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो जनरल असेंबली में सब कुछ डिस्कस कर सकता है और रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से। फिर हमारे पास आ जाती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो 50% पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकती, और कंपनी की लायबिलिटी पार्टनर्स की लायबिलिटी से सेपरेट होती है। कंपनी सोली लायबल होगी और सारे डेब्ट्स के लिए, और ओनर्स और पार्टनर्स का कोई शेयर नहीं होगा लायबिलिटीज में। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है थर्ड पार्टी के लिए या बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस का एक्टिविटीज और फंड इन्वेस्टमेंट में इंगेज नहीं हो सकती। कंपनी का नाम उसके पर्पस से ड्राइव होगा और कंपनी एक बंदा सेट करेगा। ओनर सारे कंपनी के थर्ड पार्टीज की तरफ जितने भी डेब्ट्स होंगे उसके लिए लायबल होगा। कंपनी का डायरेक्टर 30 डेज के अंदर अंदर जितने इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल कंपनी के एक्सपेंस पे ही मिनिस्ट्री वेबसाइट पे पब्लिश करवाएगा। कंपनी का कैपिटल कंपनी के पर्पस को अचीव करने के लिए सफिशिएंट हो। कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें ना पार्टनर्स को सारे के नाम, उनके शेयर कितने उनके शेयर्स हैं, उनके नंबर, और उन्होंने कंपनी के लिए जितना भी काम किया होगा वो सब कुछ मेंशन करेगी। कंपनी पार्टनर्स की एक या दो डायरेक्टर से मैनेज होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि पार्टनर्स के डिसीजन जनरल असेंबली में इशू किए जाएंगे, और पार्टनर्स की जनरल असेंबली में सिर्फ वो मैटर्स डिस्कस करने होंगे जो एजेंडा में मौजूद होंगे या मेंशन्ड होंगे। हर पार्टनर एजेंडा में मेंशन लिस्ट को डिस्कस कर सकता है। हर पार्टनर के पास राइट होगा कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। कंपनी की नेशनैलिटी पार्टनर्स की कॉन्सेंट पे चेंज भी हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पार्टनर्स की डेथ पे डोमिनेट नहीं होगी। फिर हमारे पास आ जाती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह ही होती है, जिसका एम ये होता है कि वो दूसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को कंट्रोल करा सके। इन दोनों कंपनीज को सब्सिडायरीज भी कहते हैं। ये कंपनीज ऐसी कंपनीज ये कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है कि जो हाफ कैपिटल ओन करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फॉर्मेशन पे भी कंट्रोल ले लेती है। होल्डिंग कंपनी उन सब्सिडायरीज को मैनेज करती है जिसमें इसका शेयर होता है और उनको सपोर्ट भी करती है। शेयर में इन्वेस्ट भी करती है और मूवेबल एसेट्स जितने भी होते हैं उनको ओन कर लेती है, और सब्सिडायरीज को लोन प्रोवाइड करती है। प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज सब ओन और यूटिलाइज करती है। सब्सिडायरीज का कोई भी शेयर होल्डिंग कंपनी में नहीं होता। फिर हमारे पास आ जाता है कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मर्जर, कि अगर कोई कंपनी एक टाइप से दूसरी टाइप में शिफ्ट होना चाह रही है या ट्रांसफॉर्म होना चाह रही है तो कंपनी के एसोसिएशन आर्टिकल और इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल के डिसीजन के अकॉर्डिंगली ही होगी, और पब्लिकेशन और रजिस्ट्रेशन जो होगी वो कमर्शियल रजिस्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाएगी कि किस टाइप में कंपनी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद ये कि कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन में से नई लीगल एंटिटी नहीं बन सकती, और कंपनी को ट्रांसफॉर्मेशन के राइट्स और ऑब्लिगेशन को मेंटेन करना होगा, और कंपनी जो है वो सेम टाइप की कंपनी के साथ मर्ज भी हो सकती है। फिर सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन जितने भी होंगे वो कंपनी के मर्जिंग कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। मर्जर डिसीजन जो होगा वो पब्लिकेशन की 30 डेज के अंदर अंदर इफेक्टिव हो जाएगा। फिर हमारे पास फॉरेन कंपनी है। ये लॉ उन कंपनीज पे फॉलो किया जाएगा जो कंपनी किंगडम में ऑपरेट कर रही है, चाहे ब्रांच ऑफिस के थ्रू या अपने या कोई अपनी एजेंसी के थ्रू कर रही हैं, और
वो कंपनीज जिनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस किंगडम में है या वो कोऑर्डिनेट करता है किंगडम से बाहर से। फॉरेन कंपनीज आगे से लाइसेंस लिए बगैर यहाँ कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकती लाइसेंस, और फॉरेन कंपनी कमर्शियल रजिस्टर पे रजिस्ट्रेशन से पहले अपना काम भी नहीं शुरू कर सकती। फिर फॉरेन कंपनी सारे डॉक्यूमेंट अरेबिक में कुछ फॉरेन कंपनी जितनी भी होगी वो सबसे पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अरेबिक में प्रिंट करवाएगी, जिसमें किंगडम का एड्रेस, कंपनी का फुल नेम, एड्रेस, हेड ऑफिस और एजेंट का नाम सब कुछ आ जाता है। अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से पहले काम करती है तो वो जॉइंटली लायबल हो जाएगी, और अगर फॉरेन कंपनी एक टाइम पीरियड के लिए काम करना चाहती है तो उसको टेम्परेरीली रजिस्टर किया जाएगा। क्लोजिंग प्रोविजंस ये है कि जुडिशियल अथॉरिटी सारे पैनल लॉज और लॉज यूनिट डिसाइड करेगी और लॉज इम्प्लीमेंटेशन और पेनल्टीज इम्पोज करेगी, और वायलेशन पे जो भी एम्प्लॉय वायलेशन करेगा उसके अगेंस्ट भी डिसीजन और क्रिमिनल ऑफेंस का रिकॉर्ड कंपीटेंट अथॉरिटी करेगा, और लॉ डेट ऑफ पब्लिकेशन के 150 डेज के अंदर ये लॉ इन्फोर्स कर दिया जाएगा। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।